हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और जैसे कि हमने पहले ही कुछ दिन वीडियो में बताया था कि जैसे कि गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के जो बिल्डर थे वो देश छोड़ के जा चुके हैं। पर उन लाखों लोगों के करोड़ों रुपए जो हैं वो कहीं न कहीं जो हैं वो फँस गए हैं और लोग कहीं न कहीं जो है अब इस समस्या से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों ने कई वकीलों का राह अपनाई, पर असल में अब गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स को सही तरीके से जो है वो रास्ते पर लाने का क्या है प्रोसीजर है और उनसे जो पैसों की जो रिकवरी है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो लाखों रुपए कमाए थे, अपनी जिंदगी की कमाई जो लगाई थी, अब वो कैसे वापस आ जाएगी। हालांकि हर आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, बट मुसीबतों से जो भाग जाना और कहीं न कहीं उन लोगों को धोखा देके किसी दूसरे देश में जाके बस जाना, ये कहीं न कहीं जो है वो गलत है और उन लाखों लोगों के लिए जो है, वो बहुत ही समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम आपके जो सवाल हैं, जो हमारे सूत्रों के अनुसार से जो हवाले से जो खबरें मिली हैं और आगे उन लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए, वो क्या रास्ते हैं, उसके लिए हम एडवोकेट विवेक शर्मा जी के साथ उपस्थित हैं और आज इनसे हम जो सवाल करेंगे और जो आपके सवाल हैं, वो हम इनसे करेंगे ताकि उन लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। तो सबसे पहले शर्मा जी आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट थैंक एक्सप्रेस यू, में। थैंक यू। सर, सीधे मुद्दे पे आएँगे, क्वेश्चन से आएँगे। सितंबर महीना में गुप्ता बिल्डर जो था देश छोड़ के जा चुका था और महीना अब दिसंबर चल पड़ा है। लोग काफ़ी वकीलों के पास काफ़ी अलग-अलग जो हवाएँ हैं जो मार्केट में जो है वो उड़ रही हैं। पर सबसे पहले जो मैं मुद्दे की बात करूँगा, जो आम लोगों का सवाल है कि हमारी जेब से जो पैसा है वो जा रहा है और कहीं न कहीं वो लोग जो हैं अपनी ईएमआई को स्टॉप करने के लिए रिलीफ़ चाहते हैं। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ईएमआई को स्टॉप करने का जो प्रोसीजर है, वो कई लोग जा रहे हैं कंज़्यूमर कोर्ट में। जी, जी। बट जो प्रॉपर प्रोसीजर ईएमआई को स्टॉप करने का था, हुँ। वो था कि हम रिट पिटीशन में जाते, जो बैंक्स ने फ्रॉड किया है, जो बैंक्स ने वायलेशंस की हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, आरबीआई की डायरेक्शंस की, जो डिसबर्समेंट्स की हैं बैंक ने, विदाउट लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान इन्होंने डिसबर्समेंट्स करनी थी, जो नहीं की हैं। इन्होंने 19-19 लाख, 20-20 लाख वन शॉट में डिसबर्स किया है गुप्ता बिल्डर्स को। दैट मीन्स दे आर टोटली connived with the Gupta builders and promoters in this scam. सर, मैं सीधी बात करूँगा, मान लीजिए मैं एक विक्टिम हूँ और मेरे पास 20 लाख रुपया जो है बैंक में देने को है और मैं हर महीने 10 या 15,000 की किस्त दे रहा हूँ। लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि उसको स्टॉप करने के लिए जो है क्या किया जाए? देखिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली है, जिसमें हमने हाई कोर्ट से डायरेक्शन सीक की है कि इस पूरी जितना भी ये स्कैम है, जो बैंक्स ने और गुप्ता बिल्डर्स ने मिलकर किया है, इसको ऑडिट किया जाए, देखा जाए कि डिसबर्समेंट के बाद जो बैंक्स ने भी ध्यान रखना था कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा गया या इनके अकाउंट में जो पैसा डिसबर्स हुआ बैंक का, लोगों के नाम पे डिसबर्समेंट करवाई है जो इन्होंने, उसकी डिसबर्समेंट के बाद वो पैसा गया कहाँ? अगर बैंक ने उस टाइम ये ध्यान नहीं रखा वो पैसा कहाँ गया, तो वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी है उसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इनको कि जब आप पैसा डिसबर्स करते हो होम लोन में किसी भी बिल्डर को, किसी भी बायर के लोन के अगेंस्ट, तो आपको उस पैसे का ध्यान रखना है क्या वो प्रोजेक्ट में लगा या नहीं लगा। अगर वो प्रोजेक्ट में नहीं लगा, तो बैंक ने रिकवरी स्टार्ट करनी है। वो बैंक ने क्यों नहीं की? 1.5 साल से प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, बैंक कहाँ सोया था? बैंक ने जब वो भाग गए, उसके बाद बैंक ने सरफेसी एक्ट में जाना भी शुरू कर दिया। बैंक को रिकवरी भी याद आ गई और लोगों को मिसगाइड करने के लिए कुछ लोगों ने कंज़्यूमर कोर्ट की तरफ लोगों का डाइवर्ट करना शुरू कर दिया कि कंज़्यूमर कोर्ट से ईएमआई स्टॉप हो जाएगी। कंज़्यूमर कोर्ट में ईएमआई स्टॉप होती है, बट इट इज़ टेम्परेरीली स्टॉप्ड। यस। सर, इसमें मैं ये पूछूँगा, जैसे आपने बोला कंज़्यूमर कोर्ट में ईएमआई जो है टेम्परेरी स्टॉप होती है। मान लीजिए वो मतलब परमानेंट रिलीफ़ नहीं है, वो कुछ समय के लिए आपको रिलीफ़ मिलेगा इसका? बिल्कुल, कुछ समय के लिए मिलेगा। कंज़्यूमर कोर्ट में 2 पार्टीज़ को ये अपोज़िशन में लेते हैं, जिसमें एक गुप्ता बिल्डर्स आ जाएगा और एक आ जाएँगे बैंक्स। गुप्ता बिल्डर की तरफ से तो कोई अपीयर होगा नहीं, क्योंकि वो नाउ दे आर एब्सकॉन्डिंग, वो बाहर किसी कंट्री में जाके बैठ गए हैं। तो ऑपोज़िशन में रहेगा बैंक। ज़्यादा से ज़्यादा केस चलेगा 6-7 महीने, केस डिस्पोज़ ऑफ कर देगा कंज़्यूमर कोर्ट। कंज़्यूमर कोर्ट उसको डिस्पोज़ ऑफ करने के बाद अगर बायर के फ़ेवर में उसने रिफंड
की अनाउंसमेंट कर दी, जजमेंट दे दी या फिर कंप्लीशन की जजमेंट दे दी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया जाए, तो कंप्लीट करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। रिफंड देने के लिए यहाँ कोई नहीं है, तो बैंक रिकवरी कहाँ से करेगा? बैंक तो फिर दोबारा बायर से रिकवरी पे आ जाएगा। तो फिर क्या क्या रिलीफ मिला एक बायर को कंज्यूमर कोर्ट में जाके? सर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा सूत्रों के हवाले से जो हमारे को खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पे कुछ एसोसिएशन बनी हैं, कुछ लोग जो हैं एनसीएलटी में जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं रेरा में जा रहे हैं। अब लोगों को एनसीएलटी और रेरा की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एनसीएलटी में जाके लोगों को क्या फ़ायदा है और रेरा में जाके लोगों को क्या फ़ायदा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ एनसीएलटी में हमें तब जाना चाहिए, जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल। रेरा वाज़ कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोटेक्ट द बायर्स। रेरा के पास फुल पावर्स हैं अंडर सेक्शन 8। अगर बिल्डर फ्रॉड करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करके जो प्रोजेक्ट है, उसका जो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसको कैरी ऑन करना विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़। अगर एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ उसको नहीं करना चाहते, तो रेरा जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कंसल्ट करके इसको खुद से कंस्ट्रक्ट करता है और उसमें वो कैसे कंस्ट्रक्शन होगी, क्या होगा, वो रेरा डिसाइड करेगा। अब इसमें क्या है, कुछ लोग ज़बरदस्ती इसको एनसीएलटी में लेके जाना चाहते हैं इसको। आपको भी पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि बिल्डर्स अपनी लायबिलिटी को एस्केप करने के लिए बायर्स एसोसिएशंस में अपने ही कुछ बंदों को उसका मेंबर बना के या उसका पार्ट बना के लोगों को समझाया जाता है कि आप एनसीएलटी में जाओ। इस एनसीएलटी में जाके रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा। ये बताया जाता है कि रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो हमारे फ़ेवर में काम करेगा। रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो कंप्लीट करके देगा कंस्ट्रक्शन को। ये एक सपने दिखाए जा रहे हैं लोगों को, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करने के बाद रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी खुद अपॉइंट करेगी। उसके बाद रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल जो है प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। रिवाइव अगर नहीं हो पाया, तो उसको लिक्विडेट करेगा। सर आपने जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया क्रेडिट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब बनेगा, इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इसमें बैंक्स आ जाएँगे, इसमें बायर्स आ जाएँगे, इसमें और जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कुछ मटेरियल सप्लाई किया होगा, वो आ जाएँगे। जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह जो इनको सप्लाई हुआ होगा। तो अब जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स किसी भी टाइम पे चाहें, बिफोर रेज़ोल्यूशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने से मतलब जब तक रेज़ोल्यूशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती, प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले किसी भी टाइम पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये डिसाइड करता है कि हमें इसको लिक्विडेट करना है, हमें रिवाइव नहीं करना, तो वो लिक्विडेशन की तरफ चला जाएगा। सर अगला क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जैसे कि सूत्रों के हवाले से हमारे को पता लगा है लोग एनसीएलटी में जा रहे हैं, तो एनसीएलटी में मान लीजिए कल को ये चीजें लिक्विडेट हो जाती हैं, तो उन आम बायर्स के लिए क्या बेनिफिट लगता है कि अगर कल को ये चीजें लिक्विडेट हो जाती है? देखो, जब लिक्विडेट होगा, तो उसके बाद जो नहीं मान लीजिए मेरा पैसा लगा है 20 लाख और लिक्विडेट हो गया, अब मेरे को एनसीएलटी क्या बेनिफिट देगा? आपको बेनिफिट क्या देगा? पहले तो बैंक का पैसा रिकवर होगा, उसके बाद जो क्रेडिटर्स होंगे, उनका पैसा रिकवर होगा, उसके बाद जो बचा हुआ होगा, वो बायर्स को मिल जाएगा। मतलब सीधा-सीधा तौर पे आपका ये कहना है कि अगर मेरा 20 लाख रुपए लगा है, तो पहली ज़िम्मेवारी बैंक्स को पैसा जाएगा, क्रेडिट्स को जाएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जाएगा, बट उसके जो बाद आम आदमी है उसके लिए 1 या 50,000 रुपए मिलेंगे मतलब। हाँ, बिल्कुल 5 से 10% हमें मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर आम आदमी एनसीएलटी क्यों जाए? वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने पहले ही बोला एनसीईआरटी में तब जाना था जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, चलो यार कुछ तो मिल जाए। अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एनसीईआरटी में जाके रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल हमें कंप्लीट करके दे देगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं फिर आपको रोकूँगा, जैसे आपने बोला कि रिज़ॉल्यूशन एनसीएलटी में जाके क्रेडिट्स मतलब जो भी आगे अगर लिक्विडेट होती है, कोई कंपनी टेक ओवर करती है, वो कंप्लीट करके देगा। तो वो अब मेरे 20 लाख लगे हैं, तो क्या वो अगला बैंक जिसको भी बिल्डर को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, अगर लिक्विडेट होती है, तो क्या मेरे को फिर पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल आपको पैसे देने पड़ेंगे। कोई भी बिज़नेसमैन इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर क्यों करेगा? कौड़ियों के भाव खरीदेगा प्रोजेक्ट को। हुँ, हुँ। कौड़ियों के भाव खरीदने के बाद आपको ऑप्शन दी जाएगी
कि इतने पैसे और लगने हैं, आप देते हो ठीक है, नहीं तो इतने पैसे हमसे लो और बाहर हो जाओ। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो सर यहाँ पे सीधे तौर का मतलब है कि अगर एनसीएलटी में केस चला जाता है तो कहीं न कहीं तो गुप्ता बिल्डर्स को भी फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। एनसीएलटी में केस जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट गुप्ता बिल्डर्स को ही मिलेगा। देखिए, वो बाहर बैठे हैं, इस टाइम वो इंडिया से बाहर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वीज़ा होगा। वीज़ा 2 महीने ऑलरेडी एक्सपायर हो गए। इंडिया में आने का उनको एक ही सोर्स है, या एनसीएलटी में चला जाए, लिक्विडेट हो जाए, लिक्विडेट होने के बाद वो यहाँ आएँ और उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। उस टाइम लिक्विडेट हो गया होगा प्रोजेक्ट, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है लोगों के अगेंस्ट या बैंक के अगेंस्ट। प्रोजेक्ट लिक्विडेट हो गया, पैसे जो जिसको ₹10 मिलने थे, ₹100 के वो मिल गए। ये लायबिलिटी हो गई खत्म। अब उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ रह गया क्रिमिनल केसेज़, जिसमें वो थोड़ी देर अंदर रहेगा, उसके बाद उसकी बेल हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर प्रोजेक्ट चल रहा होता या रेरा इसको कंप्लीट करवा रही होती, तो ये इंडिया में आता। इसको खुद से इसको पैसा देना पड़ता इसको कंप्लीट कराने के लिए। इसको बेल मिलती इसी कंडीशन पे कि आप इसको कंप्लीट करा के दो लोगों को। आप जो जिनका पैसा वापस देना है, उनका पैसा वापस दो। आप ऐसे किसी का पैसा लेके भाग नहीं सकते। सर एनसीएलटी में इसको लेके जाने का मतलब मेरे को आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसको कंप्लीट करने की, तो हम इसको एनसीएलटी में लेके क्यों जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है कि इसको रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल जो है वो आपको कंप्लीट करके रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल का काम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना नहीं होता। और ये दूसरा कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं जो इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो इनके पास क्या करने आ रहे हैं? ग्रुप जो है बना हुआ गुप्ता बिल्डर्स का, जितने भी ग्रुप्स बने हैं, इन्वेस्टर्स इन ग्रुप्स के पास क्या करने आ रहे हैं? और इन ग्रुप्स को क्या फ़ायदा उन इन्वेस्टर्स का? जब ये मसला या जाता रेरा में या जाता एनसीएलटी में, जहाँ भी जाता, तो रेरा जब इसको कंप्लीट करवाता एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ से, तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट किसको देना है। और अगर एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ नहीं करता, तो रेरा डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट किसको देना है। ये ग्रुप्स के पास क्या करने आ रहे हैं इन्वेस्टर्स, और ग्रुप्स का क्या इसमें मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही कि ग्रुप्स के पास क्या करने आ रहे हैं इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि क्या जो ग्रुप्स बने हैं, वो एज़ एन एजेंट काम कर रहे हैं, या गुप्ता के या फिर इन्वेस्टर्स के? जो इन्वेस्टर्स के लिए या गुप्तास के लिए इसको एनसीएलटी में लेके जा रहे हैं कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारे पास तो इन्वेस्टर्स भी हैं, हमारे पास तो रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल भी है। क्या कर रहा है उनके पास रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल और क्या कर रहा है उनके पास इन्वेस्टर, ये तो रे एनसीएलटी का या रेरा का काम है। ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या इन लोगों का बेनिफिट है? और दूसरी चीज़, एनसीएलटी में जब रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल को अपॉइंट किया जाता है, क्या आपको उसकी फ़ीस मालूम है? मंथली रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल 6 से 8 लाख रुपया लेता है। तो जब मंथली 6 से 8 लाख रुपया रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल लेता है, तो वो किसकी जेब से जाएगा? और 330 डेज़ का ये बता रहे हैं कि इसको कंप्लीट करने का रेज़ोल्यूशन को कंप्लीट करने का अपर लिमिट 330 डेज़ है। तो मान लिया कि अगर ये 330 डेज़ में रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल ने इसको कंप्लीट कर भी दिया, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में तो बैंक भी आता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी आते हैं। तो अगर उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये जो 330 डेज़ के पैसे उसको चले गए बायर्स की पॉकेट से, बायर्स ऑलरेडी बेचारे एग्रीव्ड हैं, और पैसे उनकी पॉकेट से क्यों निकाले जा रहे हैं? बेनिफिट देने के लिए उन लोगों को, जो लोग ऑलरेडी फ्रॉड करके निकल चुके हैं और फिर से फ्रॉड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एजेंट्स, जो ऑलरेडी ग्रुप्स में बैठे हैं और लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप यहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। रेरा के पास जब फुल पावर्स हैं, रिट पिटीशन हमने ऑलरेडी लगा रखी है, जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें अब क्या करना है, या कोर्ट्स डिसाइड करेंगे इसमें अब क्या करना है। ये ग्रुप कौन होता है डिसाइड करने वाला? ग्रुप बनता है एक कलेक्टिवली कुछ एक्शन लेने के लिए, ना कि ग्रुप बनता है एजेंट। ग्रुप एजेंट नहीं है। जो बायर्स का ग्रुप होता है वो एजेंट एज़ एन एजेंट काम नहीं करता है। जब तक ग्रुप्स को एज़ एन एसोसिएशन ऑफ अलॉटी कोई प्रोजेक्ट नहीं हैंडओवर किया जाता, तब तक ग्रुप्स ग्रुप्स एजेंट की तरह काम क्यों कर रहे हैं? ग्रुप्स बायर्स की हेल्प के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? सर, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा, जैसे आपने यहाँ पे बात करी कि क्रेडिट ऑफ क कमिटी, मतलब इसमें मेरे को आप सीधी तौर पे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसे अब आपने बोला कि क्रेडिट ऑफ कमिटी में बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे को एंड में कुछ 1% मिलेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसे जजमेंट है, जहाँ पे जो बैंक्स हैं
और एक आम आदमी निवेशक है, उनका एक बराबर का कोई जितने बैंक इन्वॉल्व हैं, उतने ही मतलब आम आदमी इन्वॉल्व है। तो कोई ऐसी जजमेंट है कि जिसमें बैंक्स को भी वैसा ट्रीट किया जाए और जो इन्वेस्टर है, उसको भी वैसे ट्रीट किया जाए? देखो, ट्रीट तो बैंक्स भी वैसे ही होगा, हुँ, क्योंकि बैंक्स भी क्रेडिटर है हुँ, और इन्वेस्टर भी को भी कहीं न कहीं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में डाला गया है। हुँ, बट अब ऐसा है कि जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएँगे, हुँ, तो जो वोटिंग राइट्स होते हैं, वो जितना-जितना जिस-जिसका पैसा लगा है, हुँ। उस हिसाब से जो है उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब सपोज़ करो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैंक का पैसा ज़्यादा लगा है, उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी आ गए, उसके बाद बायर्स भी आ गए। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस पैसे की, वो ऐसे होगी जब ये लिक्विडेट हो जाएगा, तो ये जो कोड़ियों के भाव जिसने खरीदा होगा, जो वो पैसा देगा, उसके हिसाब से इसको लिक्विडेट किया जाएगा और जब भी लिक्विडेशन होती है, तो बैंक का पैसा जो है सबसे पहले वो क्लियर किया जाता है क्योंकि वो पब्लिक मनी है। सर, मैं अगली बात करूँगा यहाँ पे रेरा की बात हम रेरा के ऊपर चलते हैं। रेरा के ऊपर जाने से क्या क्योंकि आम आदमी का ये सिर्फ़ एक ही सपना है कि जो हमने पैसे लगाए हमारे को घर चाहिए और हमारे को किसी न किसी तरह घर मिल जाए। तो वो घर लेने का जो सपना है, वो क्या मेरे को एनसीएलटी देगा या रेरा देगा? देखो, घर लेने का सपना आपको रेरा भी दे सकता है, एनसीएलटी भी दे सकता है। बट हमें रेरा में इसलिए पहले जाना है क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 2016 के बाद रेरा को कॉन्स्टिट्यूट ही इसीलिए किया गया था कि वो बिल्डर्स को थोड़ा-सा दबा के रखा जाए कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे। बट इन केस बिल्डर फिर भी फ्रॉड करता है या कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, तो आप रेरा को अप्रोच करो। रेरा आपकी ग्रीवियंस को जो है वो देखेगा। अब इस केस में अगर इन्होंने फ्रॉड किया है या कई सार अब यूपी रेरास की कई सारी ऑर्डर्स हैं जिसमें यूपी रेरा ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं थ्रू एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं उनके। महाराष्ट्र रेरा के ऑर्डर्स हैं। हरियाणा रेरा ने अभी करवाया एक। तो ये मेरे पास ऑर्डर्स की कॉपीज पड़ी हैं। उसमें क्या है कि अब हमारे पास हम ये हमारा जो आप कैमिलिया प्रोजेक्ट लगा लो, काफ़ी हद तक कंप्लीट है। अब उसको उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग था, वो हम रेरा को सेक्शन 8 के अंडर रिप्रेजेंटेशन देके रेरा से उसको कंप्लीट करवा सकते थे। अब रेरा उसको अलॉटीज़ को देता या रेरा खुद से कंप्लीट करवाता किसी डेवलपर को लाके या कैसे भी करता। रेरा ने सिर्फ़ एक ही काम करना था, इनकी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करना था। उसके बाद इनको अपील का टाइम देना था रिवोकेशन के बाद 30 डेज़ का। उसमें ये अपील करते, ठीक है। अदरवाइज़ रेरा प्रोजेक्ट जो है टेक ओवर करके आगे इसकी कंप्लीशन की तरफ चला जाता। हम क्यों एनसीएलटी में जाके रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल को अपॉइंट कर रहे हैं जिसको हम 6-7 लाख रुपया फ़ीस देंगे। हाँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल जी हमसे फ़ीस नहीं लेगा। सुनने में ये भी आ रहा है, क्यों नहीं लेगा फ़ीस? रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल ने कहा जी मैं बैंक से फ़ीस ले लूँगा। मतलब हम बैंक्स को खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आओ एनसीएलटी में कि आप भी अपना क्लेम रखो जी आके। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप अपना क्लेम रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब सुनने में आया है कि रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल जो है वो बैंक से फ़ीस लेगा। हाँ। हमसे क्यों नहीं लेगा? ऐसा उसका क्या मतलब बेनिफिट है कि वो हमसे फ़ीस नहीं ले रहा? हमसे इतनी कौन-सी उसकी मतलब इतना वो हो गया कि हमसे फ़ीस नहीं लेनी है उसने? तो मुझे कुछ इसमें बहुत बड़ी गड़बड़-सी नज़र आ रही है कि इसको एक तो एनसीएलटी में ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है और उसमें लेके जाने के बाद सबसे पहले एक काम हो रहा है गुप्ता का जो बाहर हो जाएगा अगर ये लिक्विडेट होता है तो। रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल का ये कहा जा रहा है कि वो लिक्विडेट नहीं करवाएँगे, हम ये नहीं करवाएँगे, वो नहीं करवाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये एनसीएलटी में चला जाएगा तो ये तो प्रोसीजर से ही काम होगा। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा। सर, अगला क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछूँगा, अगर ये मान लीजिए किसी हद तक ये एनसीएलटी में चला गया, तो गुप्ता के खिलाफ जितनी एफआईआर्स हैं, हाई कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेज़ हैं, तो क्या वो बंद हो जाएँगे? देखिए एफआईआर्स तो बंद होंगी नहीं, हुँ, हुँ। बट आप देखो कि अगर एनसीएलटी इसको लिक्विडेट करती है, तो ऑब्वियसली जितनी सिविल कोर्ट्स में या जितने भी सिविल मैटर्स पेंडिंग है, वो तो ऑटोमैटिकली उनका कुछ मतलब नहीं रहा ना फिर। गुप्ता के अगेंस्ट सिविल मैटर्स का। हाँ, क्रिमिनल मैटर्स तो चलेंगे क्योंकि उसने फ्रॉड किया है। उसने क्राइम किया है, तो क्रिमिनल मैटर्स तो चलेंगे, बट सिविल मैटर्स तो सारे खत्म हो जाएँगे उसके। सर, जैसे अभी आपने एक चीज़ यहाँ पे बड़ी हमारे को बताई कि रेरा में जाके रेरा इसको कंप्लीट करेगा। अब देखिए और वो कि अब रेरा तो इज़ अ गवर्नमेंट एंटिटी रेरा गवर्नमेंट एंटिटी है और गुप्ता जी के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, तो रेरा कहाँ से पैसे लाएगा? देखिए, रेरा के पास कंप्लीट करने का जो प्रोसीजर है,
वो सेम ऐसे ही है, जैसे आप एनसीएलटी में जाते हो, एनसीएलटी में लिक्विडेट होगा या रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल जो है उसको आगे किसी और डेवलपर को लाएगा और वो डेवलपर उसको खरीद के या टेक ओवर करके अपन पैसों की डिमांड करेगा, ह्यूज अमाउंट डिमांड करेगा कि इतनी अमाउंट लगेगी तब आपका प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा अदरवाइज़ आप अपने पैसे पकड़ो और बाहर हो जाओ। तो ऐसा रेरा में एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ को दिया जाएगा कि कितने आप मतलब उसमें देखा जाएगा एक रेरा सुपरवाइज़ रेरा करेगा उसको। देखा जाएगा कि कितना मिनिमम अमाउंट कितना लग सकता है। हर किसी बायर को थोड़ा-थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करेगा हर किसी अलॉटी से। और उसके साथ-साथ आपने देखा होगा एक रियल एस्टेट स्ट्रेस रिलीफ फंड था, जो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था 25,000 करोड़ का। उसमें कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए थे जिसमें बिल्डर्स ने फ्रॉड किया था। बिल्डर्स को जेल हो चुकी थी और बायर्स जो थे इसी तरह एग्रीव्ड थे जैसे हम एग्रीव्ड हैं। तो हम इस तरह की डिमांड गवर्नमेंट से कर सकते हैं। हम और पैसा क्यों लगाना चाहते हैं इसमें अपना? जितना हम गवर्नमेंट की हेल्प ले सकें, जितने भी लोग जितने भी बायर्स या अलॉटीज़ हैं इन प्रोजेक्ट्स में वो सभी मिडल क्लास लोग हैं। आप इन्वेस्टर्स को छोड़ दो, बैंक्स को छोड़ दो तो जो बाकी अलॉटीज़ बचे हैं वो मिडल क्लास लोग हैं। उनके पास कितना ही पैसा होगा और देने के लिए जो ऑलरेडी कई लोग रेंट पे रह रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, बैंक्स की ईएमआईज़ भी दे रहे हैं और उसके साथ-साथ वो और पैसा भी देंगे। उनका पैसा लेके जो है गुप्ता बिल्डर्स फरार हो चुके हैं। तो हम इस तरह के जो रियल एस्टेट स्ट्रेस रिलीफ फंड है इसकी डिमांड कर सकते हैं। हम रेरा से डिमांड कर सकते हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए। हम रेरा से ये डिमांड कर सकते हैं कि जब रेरा को ड्यूटीज़ थी एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करवाने की, वो रेरा ने क्यों मेंटेन नहीं करवाया? ये हाई कोर्ट में उनसे जवाब माँगे। हम रेरा की और बैंक्स की नेग्लिजेंस को हम बायर्स क्यों भुगतें? इसके लिए ही हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में जा रहे थे। बट इस मैटर को पूरे का पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो हम इस मैटर को लेके जा रहे थे जिस तरफ, वहाँ से इसको टोटली डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये मैटर हाई कोर्ट में चलता तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आती। इनकी एक्स्ट्रेडिशन गुप्ता बिल्डर्स की या जितने भी ये गुप्ता ब्रदर्स हैं। दूसरा जो बैंक्स इन्वॉल्व्ड हैं इसमें पूरे कनाइवेंस से जो चले हैं इस पूरे क्राइम में। उसके बाद जो हमारी रेरा अथॉरिटी है, उसने इतनी लीनियंसी क्यों रखी पूरे मैटर को लेके? वो चीज़ें हाई कोर्ट्स में डिस्कस होती, तो बेनिफिट बायर्स को मिलता। एनसीएलटी में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? एनसीएलटी में हम मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ एनसीएलटी में हम तब जाते, जब हमारे पास कुछ और सोर्स नहीं बचता तो हम एनसीएलटी में जाते, जो हमें मिलता वो हम लेके बाहर हो जाते। सर, जैसे कि आपने बताया कि क्रेडिट ऑफ कमिटी अगर ये हाई कोर्ट में जाता है, तो यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, बैंक्स की बात करें, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं इंडिया बुल्स मतलब ये बैंक्स की बात करूँ, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने जीबीपी कैमिलिया, सेंचुरम ना जाने कितने मतलब धोखाधड़ी करके बिल्डर के साथ मिलके और एक इन्वेस्टर के साथ मिलके इन बैंकों ने भी कहीं न कहीं जो है, वो इन्वेस्टर्स को धोखा दिया। तो क्या हाई कोर्ट इनको भी जवाब तलब कर सकता है? बिल्कुल, जवाब तलब करेगा हाई कोर्ट इनको क्योंकि आप देखो अम्रपाली वाले एक केस था जिसमें बैंक्स ने सेम इसी तरह से बिल्डर के साथ मिलकर पैसा डिसबर्स करवा के लोगों के नाम पे, लोगों से रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो थी शुरू की थी, जैसे हमारे जीबीपी में चल रहा है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स को अच्छी खासी फटकार लगाई थी इन चीज़ों को लेकर और बैंक को कहा था कि आप बिल्डर से रिकवरी नहीं आप कर सकते। आपको जो रिकवरी करनी है, वो आपने करनी है जो एसेट्स क्रिएट किए गए इस पैसे से जो बैंक ने डिस्बर्स किया लोगों के नाम पे, उससे जो बिल्डर ने एसेट्स क्रिएट किया, वहाँ से पैसे की रिकवरी करो। ना कि आप बायर से रिकवरी करो जिसको पता ही नहीं है कि बैंक्स ने कब पैसा डिस्बर्स किया और वो पैसा डिस्बर्स होने के बाद गया कहाँ? जिसका बैंक ने ना ध्यान रखा। अब हर एक बायर जो है, किसी बायर को इसमें नहीं पता था कि उसका इवन फाइनेंस हुआ भी कैसे है। इन्हीं के ऑफ़िस में बैंक का एक एम्प्लॉयी बैठा होता था। इन्हीं के ऑफ़िस में डॉक्यूमेंट साइन होते थे और डिसबर्समेंट कब होती थी, ये तो पता ही नहीं है किसी को। आप बायर्स को लेके आओ, कई सारे ऐसे बायर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका 80-80, 90-90% पैसा डिसबर्स हो चुका है और फाउंडेशन भी नहीं है उनकी। तो देख लो क्राइम बैंक ने किया कि नहीं किया।
सर, मैं ये आपसे अगली बात करूँगा, हालाँकि जैसे हम आपकी भी बात करेंगे या किसी और भी बात करेंगे, तो अब ऑप्शन जहाँ तक हम आपकी समझ पा रहे हैं कि रेरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एनसीएलटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता है जाने का। तो इस अगर हम प्रोसीडिंग की अगर मेन बात करें कि अगर आम इन्वेस्टर्स भी रेरा की तरफ जाते हैं, तो कितना समय जो है हाई कोर्ट में लग सकता है आगे इस सारी हियरिंग के लिए? देखो, इसमें टाइम तो लगेगा। हम ये नहीं लेके मतलब एक टाइम लिमिट लेके नहीं चल सकते कि कितना टाइम लगेगा। बट हाँ, एनसीएलटी में जितना टाइम लगता है, उससे कम ही लगेगा। एनसीएलटी में कई बार 10-10 साल लग जाते हैं प्रोसीडिंग्स को चलते हुए। जब अगर रेज़ोल्यूशन नहीं हो पाई, तो प्रोजेक्ट लिक्विडेशन की तरफ जाएगा, उसमें भी कई सारे प्रोसीजर्स हैं जो कंप्लीट होंगे। तो 10 साल तक लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को झूठे सपने दिखा के गुप्ता बिल्डर्स की हेल्प करने के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है। तो सर, अगला क्वेश्चन मैं सीधा जो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, हमारे को ये लगा कि रेरा इज द बेस्ट ऑप्शन और एनसीएलटी में तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या रेरा और एनसीएलटी में ऐसी कोई किसी कोर्ट की जजमेंट है जो रेरा और एनसीएलटी में जब कंपनी लिक्विडेट होती है, तो ऐसी जजमेंट है कि जो आम निवेशक है वो बराबर बैंक और निवेशक बराबर के हिस्से के ऊपर रखे जाए एनसीएलटी में? देखिए एनसीएलटी में मैं आपको फिर से कहूँगा कि एनसीएलटी में जिस बैंक्स का कितना क्रेडिट है इन पे और बायर्स का कितना पैसा लगा है, ये देखा जाएगा। उसी हिसाब से जो लिक्विडेशन होगी। सर, आप हमारे चैनल्स के, क्योंकि हम आपके साथ शुरू से ही जुड़े हैं, लोग भी जुड़े हैं आपके साथ, तो आप उन आम निवेशक को कुछ अपनी तरफ से जो कुछ कुछ है संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि गुप्ता बिल्डर्स के एजेंट्स से बच के रहें। आप मेरे पास ना आएँ, आप अच्छे वकील के पास जाएँ, जो नॉलेज रखता हो, जो आपको मिसगाइड ना करे और उससे प्रॉपर नॉलेज लें कि एनसीएलटी में और रेरा में दोनों में जाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो एनसीएलटी में आपने तब जाना चाहिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती। आपके प्रोजेक्ट में कितना काम पेंडिंग है, कितना कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है या वो कंस्ट्रक्शन वर्क क्या अगर रेरा कंप्लीट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, तो आपको एनसीएलटी में जाना चाहिए। रेरा के पास पूरी पावर्स हैं। रेरा को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो रेरा का एक्ट है, उसमें रेरा को पूरी पावर्स दी गई हैं कि अगर इस तरह का कुछ भी प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि बिल्डर फ्रॉड करता है या बिल्डर भाग जाता है या बिल्डर को जेल हो जाती है, तो उस प्रोजेक्ट को रेरा टेक ओवर करके कंप्लीट करवाने की पावर रखता है। तो हम क्यों ना रेरा के पास जाके पहले रेरा को अप्रोच करें, रेरा को रिप्रेजेंटेशन दें कि इनका रजिस्ट्रेशन रिवोक करके हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिया जाए, जो एक शॉर्टर मेथड है। हम क्यों एनसीएलटी में जाके इस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, अगर ये रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर रहे हैं, रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल उसके बाद इसमें नया डेवलपर ला रहे हैं जी, वो नया डेवलपर आएगा, वो नया डेवलपर क्यों अप्रोच कर रहा है जो ग्रुप्स बने हैं हमारे बायर्स के जो जिनको बायर्स ग्रुप कहा जा रहा है, जितने भी ग्रुप्स बने हैं इस टाइम जीबीपी के और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उनको क्यों अप्रोच कर रहे हैं? मतलब अगर सपोज़ मैं किसी के अगेंस्ट केस जो है फाइट कर रहा हूँ, तो एक क्रिमिनल मुझे क्यों अप्रोच करेगा? अपने बेनिफिट के लिए। अब इन्वेस्टर्स क्रिमिनल्स तो नहीं है, बट इन्वेस्टर्स इनको अप्रोच क्यों कर रहा है? अपने बेनिफिट के लिए, कि ये प्रोजेक्ट किसी तरह से उनको मिल सके और प्रोजेक्ट उनको मिल सके इसका बेनिफिट जो है, वो ग्रुप्स में जो लीडर्स बन के बैठे हैं, उनको क्या बेनिफिट है? उनको तो सिर्फ़ इस मैटर को कोर्ट के सामने लाना चाहिए। उनका यही काम होना चाहिए कि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायर्स दे शुड टेक दैट मैटर टू दी प्रॉपर अथॉरिटीज़, देन वो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी कि इस मैटर को कैसे रिज़ॉल्व करना है या कौन नया डेवलपर होगा, कौन रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल होगा। ये बायर्स के जो लीडर्स हैं, वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमारा फेट डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? मेरा अपना पैसा लगा है इसमें, मेरा अपना बहुत सारा पैसा लगा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है जिससे मुझे लगेगा कि मुझे भी नुकसान होता है या जो मेरे साथ कुछ बायर्स जुड़े हैं या उनको नुकसान पहुँचाने की कोई भी ऐसी हरकत होगी, तो उसको तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी तक
मैंने पहले भी कई सारे लीडर्स को कहा था कि इस मैटर को गलत साइड पे लेके मत जाओ। अगर गलत साइड पे लेके जाओगे, अभी तक मैंने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया बट उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा क्योंकि उसमें मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मेरे 2 फ्लैट्स हैं इसमें। अगर इसको लिक्विडेशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश भी की, तो इस मैटर को उनको भी भुगतना पड़ेगा, उनके भी रिकॉर्ड्स निकलवाऊँगा या लोगों के लिए उनके रिकॉर्ड्स निकलवाने पड़ेंगे कि उनको ऐसा क्या बेनिफिट है कि वो इस प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन की तरफ या इस प्रोजेक्ट को एनसीएलटी में लेने की इतनी उनको जल्दी पड़ी है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जी हम हमारे पास रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल है, हमारे पास इन्वेस्टर हैं। उनके पास रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल और इन्वेस्टर क्या कर रहा है? ये तो एनसीएलटी का काम है, रेज़ोल्यूशन प्रोफ़ेशनल या इन्वेस्टर को लाना। वो क्या मतलब ये एजेंट हैं कि ग्रुप लीडर्स हैं? क्या है ये चल रहा है यहाँ पे? ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ये चलने देंगे हम। सर, हिमाचल फ़ास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो ये